हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की दूसरी किताब भारत लोक और अर्थव्यवस्था चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय चौथा है। यहां पर हम लोग मानव बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के वीडियो में हम लोग मानव बस्ती के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव बस्ती का इतिहास मानव इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है। मानव बस्ती को समझने के लिए हमें मानव के आदिकाल के इतिहास को जानना होगा कि आदिकालीन मानव किस तरह से रहता था। अगर हम आदिकालीन मानव की बात करें तो आदिकालीन मानव जानवरों के समान था और उसका मुख्य उद्देश्य अपना पेट भरना था। वो अपने आसपास के परिवेश से ही भोजन जुटाता था। आसपास के परिवेश से वो कंदमूल, फल या फिर जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था। और जो प्राकृतिक आश्रय स्थल हैं जैसे कि कंदराएं हैं, पहाड़, जो पेड़ों के झुरमुट हैं, उनमें अपना आवास या शरण लेता था। उस समय का जो आदिमानव था उसकी बस्तियां स्थायी नहीं होती थीं। उसका रीजन ये था क्योंकि उसे शिकार करने के लिए या फिर खाद्यान्न की खोज में लंबी लंबी यात्राएं तय करनी पड़ती थी। इस वजह से उस समय के जो आवास हुए या फिर बस्तियां होती थी वो स्थायी नहीं होती थी बल्कि अस्थायी होती थी। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे मानव का क्रमिक विकास होता गया, मानव में बुद्धि का विकास होता गया, मानव ने कुछ पशुओं को पालतू बनाया। सबसे पहले उसने कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया है और पालतू पशु बनाने के बाद उसने जो अहिंसक जानवर थे उनको भी अपना पालतू बनाया है। लाइक भेड़, बकरी, ये सब जो है इन्हें पालतू बनाया है। अब जब जानवरों को पालतू बना लिया है तो मानव के सामने एक संकट ये भी उत्पन्न हुआ है कि जानवर तो उसके साथ हर समय भ्रमण नहीं कर सकते हैं। जानवरों को एक ही जगह चारा पानी सब चाहिए। तो मजबूरी उसके सामने ये बन गई है कि अब उन्हें अपने साथ साथ जानवरों के खाने का भी इंतजाम करना है। इस वजह से मानव ने एक स्थान पर रहकर खेती करना स्टार्ट किया ताकि वो अपना भी भरण पोषण कर सके और जानवरों का भी भरण पोषण कर सके। तो ऐसे करके मानव ने सबसे पहले अपनी बस्तियां स्थापित की हैं। तो वहीं से हमें बस्तियों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। स्थायी बस्तियों के प्रमाण जो हैं वहीं से हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बस्ती का अर्थ बताया गया है कि मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिसमें मनुष्य निवास करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मकान जो है किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, किसी भी आकार के हो सकते हैं। तो घरों का संकुल का मतलब घरों का समूह जिसमें मनुष्य निवास करते हैं, तो वो बस्ती कहलाती है। बसावट की प्रक्रिया में या बस्ती की प्रक्रिया में मानव जो है अपने आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी इमारत या फिर मकान बनाता है और कुछ संसाधनों पर अपना स्वामित्व स्थापित करता है ताकि वो अपना जीवन चला सके, ताकि वो अपनी आजीविका चला सके। तो बसने की प्रक्रिया में मूल रूप से लोगों के समूहन और उनके संसाधन आधार के रूप में क्षेत्र का आवंटन शामिल होते हैं। आकार के साथ बस्तियों के जो आर्थिक अभिलक्षण हैं और सामाजिक संरचना है ये बदल जाती है। जैसे ग्रामीण परिवेश की बात करें तो ग्रामीण परिवेश की जो बस्तियां होती हैं उनका आकार छोटा होता है। वहीं शहरी परिवेश की बात करें तो शहरी बस्तियां जो हैं आकार में बड़ी होती हैं। ग्रामीण बस्तियां जो होती हैं पूरी तरह से प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर करती हैं, जबकि जो शहरी बस्तियां होती हैं, नगरीय बस्तियां होती हैं, वो द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न होती हैं। तो आकार के साथ बस्तियों के जो आर्थिक अवलक्षण हैं और सामाजिक संरचनाएं बदल जाती है। साथ ही पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी बदल जाती है। देखिए, गांव के जो मकान होते हैं वो घास फूस से या फिर इस तरह की खपरेल वगैरह से बनाए जाते हैं, जबकि शहर के मकान पक्के आरसीसी वाले सीमेंटेड होते हैं। और शहर के मकानों को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो यहाँ पे वही चीज बोली गई है। विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती हैं, ये गांव कहलाती हैं। यानी कि विरल रूप से जो छोटी छोटी बस्तियां होती हैं जो कि एग्रीकल्चर के कार्यों में या फिर प्राथमिक कार्यों पर डिपेंड करती हैं, वो गांव कहलाती हैं। वहीं जो बड़े अधिवास हैं, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में विशेषीकृत होते हैं, इन्हें नगरीय बस्तियां कहा जाता है। बड़े अधिवास यानी बड़े क्षेत्र जो कि द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में लगे होते हैं, उन्हें नगरीय बस्तियां कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नगर जो है आर्थिक वृद्धि के नोड होते हैं। नोड का मतलब क्या है कि नगर में बहुत सारी जगह से आकर बहुत सारे गांव के जो रास्ते होते हैं वो नगर की ओर ही आके मिल जाते हैं और नगर से विभिन्न नगरों के लिए या फिर विभिन्न जगहों के लिए अन्य प्रकार के रास्ते भी जाते हैं। तो जो कुछ भी गतिविधियां होती हैं नगरों में ही होती हैं। तो नगर जो है आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। और ये न केवल नगर निवासियों को बल्कि अपने पृष्ठभूमि की जो ग्रामीण बस्तियां हैं, यानी जो बैकवर्ड में आने वाली जो रूरल कॉलोनीज हैं, इनको भी भोजन और कच्चे माल के बदले में वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। आपने देखा होगा कि गांव के जो बच्चे होते हैं पढ़ने के लिए शहर में जाते हैं, शिक्षा के लिए शहर में जा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए शहर में जा रहे हैं, रोजगार करने के लिए शहर में जा रहे हैं। तो शहर क्या करते हैं, यानी कि जो आपके जो नगर हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रामीण बस्तियों के लिए एक तो भोजन और कच्चा माल वहां से जो आ रहा है उसके बदले उन्हें सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, वस्तुओं की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं या फिर अन्य प्रकार की जो सेवाएं हैं वो प्रदान कर रहे हैं।
नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच जो प्रकार्यात्मक संबंध है यानी फंक्शनल रिलेशनशिप है वो परिवहन और संचार प्रपथ के माध्यम से स्थापित होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज वर्तमान समय में भारत की अगर हम बात करें तो भारत में कोई भी गांव जिला मुख्यालय से अछूता नहीं है, यानी भारत के लगभग सभी गांव जिला मुख्यालय से कच्ची या फिर पक्की सड़क के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे परिवहन और संचार जो परिपथ है इसके माध्यम से जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं नगरों के साथ अपना प्रकारात्मक संबंध स्थापित करती हैं। ग्रामीण लोगों के जीवन की बात करें तो ग्रामीण लोग जो हैं ये कम गतिशील होते हैं। देखिए, कम गतिशील होने का सेंस ये है कि यहाँ पर ग्रामीण लोगों के जो व्यवसाय होते हैं वो नियत होते हैं। मोस्टली पॉपुलेशन प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होती है और इसी वजह से उनके जो सामाजिक संबंध होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ होते हैं। वहीं दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों की बात करें तो नगरीय क्षेत्रों में जीवन का जो ढंग है ये जटिल और तीव्र होता है, क्योंकि नगर में बहुत सारी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं। तो लोग अलग अलग आर्थिक क्रियाकलापों में या फिर अलग अलग गतिविधियों में संलग्न होते हैं, तो उनके पास इतना पर्याप्त समय नहीं होता है कि आपस में बैठकर मेलजोल बढ़ाएं। जबकि गांव में क्या है, गांव में जो अधिकांश आबादी है वो प्राथमिक कार्यों में लगी हुई है। तो गांव के लोग जो होते हैं, गांव छोटा भी होता है आकार में, तो गांव के लोग हर इंसान को नाम के जरिए, उसकी जाति के जरिए जानते हैं। जबकि शहर में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग अपने बगल में कौन रह रहा है, बगल वाले रूम में कौन रह रहा है, उससे भी परिचित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि नगरीय क्षेत्रों में जीवन का जो ढंग है ये जटिल और तीव्र होता है और इनके जो सामाजिक संबंध होते हैं औपचारिक होते हैं, यानी शहरों में केवल और केवल फॉर्मेलिटी की जाती है, जबकि गांव में ऐसा नहीं है। गांव के लोग कम गतिशील हैं और उनके सामाजिक संबंध काफी ज्यादा घनिष्ठ हैं। आगे यहाँ पर ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बताए गए हैं। देखिए, बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र के विस्तार और अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित होते हैं। ये निर्मित क्षेत्र का विस्तार कैसे है और वहाँ पर जो मकान बने हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, इसके आधार पर बस्तियों का प्रकार निर्धारित होता है। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए अनेक कारक और दशाएं उत्तरदायी होती हैं। तो यहाँ पर कुछ कारक और दशाएं बताई हैं जो कि ग्रामीण बस्तियों के निर्धारण के लिए उत्तरदायी हैं। सबसे पहले भौतिक लक्षण। भौतिक लक्षण में भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता शामिल है। सेकंड है यहाँ पर सांस्कृतिक और मानव जाति कारक, इसमें सामाजिक संरचना आ जाती है, जाति और धर्म आ जाता है। तीसरा है सुरक्षा संबंधी कारक, चोरियों और डकैतियों से सुरक्षा करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सुरक्षा संबंधी कारक में जैसे कोई ग्रामीण बस्ती है ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है जहाँ पर चोर लुटेरों का आतंक है, तो वहाँ पर जो घर होंगे वो अलग अलग नहीं होंगे बल्कि संहत होंगे, पास पास होंगे, ताकि किसी घर में कोई दुर्घटना घटित हो तो बगल वाले को पता चल सके और बगल वाला उसकी मदद कर सके। या फिर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जंगली जानवरों का आतंक है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर लोग जो हैं एक व्रत के सहारे बीच वाले क्षेत्र को खाली रखते हैं और जहाँ पे जानवरों को रखते हैं और साइड से अपने घर बनाते हैं ताकि अपने जो पालतू जानवर हैं उनकी जंगली जानवरों से सुरक्षा हो सके। यहाँ पे बताया गया है कि बृहद तौर पर जो भारत की ग्रामीण बस्तियां हैं इनको 4 प्रकारों में रखा जा सकता है। सबसे पहले है गुच्छित संकुलित अथवा आकेंद्रित बस्तियां। जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, गुच्छित या फिर संकुलित यहाँ पे बोला गया है। तो इनमें घरों का एक संहत अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है, यानी यहाँ पर घर जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं और घर जो है पास पास में बने हुए होते हैं। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चरागाहों से पृथक होता है। यानी कहने का मतलब यह कि यहाँ पर जो रहन सहन का जो सामान्य और स्पष्ट क्षेत्र है वो इनके खेतों के जरिए, खलिहानों के जरिए या चरागाह जो इनके होते हैं इनसे इनका पृथक होता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां जो हैं ये ज्यामितीय आकृतियों को प्रस्तुत करती हैं, जैसे कि आयताकार बस्ती, अरीय बस्ती, रैखिक इत्यादि, ये इनके कुछ प्रकार होते हैं। गुच्छित या फिर संकुलित जो बस्तियां हैं ये प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। यानी इस तरह की जो बस्तियां हैं उन इलाकों में पाई जाती हैं जहां पर जनसंख्या की बसावट सघन है। तो इसमें उपजाऊ जलोढ़ मैदान, खास करके उत्तर का गंगा का मैदान और उत्तर पूर्वी राज्यों में इस तरह की बस्तियां पाई जाती हैं। भारत में कुछ 100 घरों से युक्त संगत अथवा गुच्छित गांव विशेष रूप से उत्तरी मैदानों में एक सार्वत्रिक लक्षण है। हमने बताया था आपको कि उत्तर का जो गंगा का मैदान है यहां पर गुच्छित अथवा संकुलित बस्तियां पाई जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सुरक्षा या फिर प्रतिरक्षा के कारणों से संहत गांव में रहते हैं। जैसे कि मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश की बात करें तो बुंदेलखंड प्रदेश में चोरों और डकैतों का आतंक रहा है, तो इस वजह से वहाँ के लोग पास पास बस्ती बनाते हैं, पास पास अपना घर बनाते हैं, तो वहाँ पर गुच्छित बस्तियाँ पाई जाती हैं। नागालैंड में भी यही हाल है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वैसे तो विरल जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन जहाँ भी जनसंख्या पाई जाती है वहाँ पर जहाँ भी उनके गाँव बने हुए हैं गुच्छित गाँव बने हुए, उनका रीजन ये है कि राजस्थान में पानी का संकट है। तो राजस्थान में जो गांव बनाए जाते हैं, गांव जो बसे हुए हैं वो जल के स्रोतों के समीप बसे हुए हैं। तो इसी वजह से वहां पर जल के स्रोतों के समीप बसे होने की वजह से उनकी जो बस्तियां हैं या उनके जो मकान हैं वो पास पास हैं। राजस्थान में जल के बहाव में
उपलब्ध जल संसाधनों के निकट संहत बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। सेकंड है यहां पर अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां। देखिए ये बस्तियां जो हैं प्रक्षिप्त बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। प्रक्षिप्त का मतलब होता है जहां पर बसावट बिखराव वाली हो, तो वहां पर आप लोग देखते हैं कहीं कहीं पर कुछ घर जो होते हैं पास आ जाते हैं, तो ऐसे करके वहां पे एक अर्धगुच्छित समूह बन जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा संहत गांव है जहां पे पास पास मकान बने हुए हैं, उसी में से कुछ लोग निकलकर, कुछ जातीय समूहों के लोग निकलकर गांव से अलग अपनी एक टोला बना लेते हैं, गांव से निकलकर अलग अपना एक समूह बना लेते हैं। तो इस तरह से वहां पर अर्धगुच्छित प्रारूप डेवलप हो जाता है। तो यहां पे वही चीज बोली गई है कि ऐसा प्रारूप किसी बड़े संहत गांव के संपृथक्कन अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो सकता है। इसमें ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से या फिर बलपूर्वक गांव का जो मुख्य गुच्छ है या मुख्य जो समूह है अथवा गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। आमतौर पर जमींदार और जो अन्य प्रमुख समुदाय हैं ये गांव के मुख्य केंद्रीय भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, जबकि समाज के निचले तबके के लोग होते हैं या फिर निम्न कार्यों में संलग्न जो लोग होते हैं वो गांव के बाहरी हिस्सों में बसते हैं। तो वहां पर इस तरह की बस्तियां डेवलप हो जाती हैं। ऐसी बस्तियां जो है गुजरात के मैदान में और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। थर्ड है यहां पर पल्ली बस्तियां। देखिए कई बार बस्ती जो है भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में डिवाइड हो जाती है, लेकिन उन सबका नाम एक सा रहता है। यहां पर एक गांव का आप एरियल व्यू देख सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं कुछ बस्ती के लोग यहां पे बसे हुए हैं, कुछ यहां पे बसे हुए हैं, कुछ यहां पर घरों की बसावट बनी हुई है, कुछ इस साइड में बनी हुई है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक ही गांव जो है अनेक इकाइयों में डिवाइड हो गया है। तो इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि नाम से जाना जाता है। और किसी विशाल गांव का ऐसा खंडी भवन प्राय वहां के सामाजिक या फिर मानव जाति जो कारक होते हैं इनके द्वारा अप्रेरित होता है। पल्ली बस्तियां कई बार अर्धगुच्छित बस्तियों के रूप में भी जानी जाती हैं, यानी पल्ली बस्तियों में और अर्धगुच्छित में ज्यादा अंतर नहीं है। कई बार यह होता है कि गांव के ही कुछ लोग, जैसे मान लेते हैं किसी एक कास्ट विशेष का गांव है और उस गांव में कुछ ऐसे भी जातियां हैं जिनकी संख्या कम है, तो वो लोग गांव से थोड़ी दूरी पर अपना निवास स्थान बना लेती हैं। तो हम लोग उसे बोलते हैं कि वो नगला पर रह रहे हैं, वो जातियां नगला पर रह रही हैं या पाली पर रह रही हैं, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। खास करके आपने अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में आपने देखा होगा कि यहां पर उसे नगला बोला जाता है। तो यहां पर वही चीज बोली गई है कि किसी विशाल गांव का ऐसा खंडी भवन प्राय सामाजिक और जो मानव जाति कारक होते हैं इनके द्वारा अप्रेरित होता है। ऐसे गांव जो है मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। चौथा प्रकार है परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्तियां। देखिए जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं यहां पर एकल एकल मकान बने हुए हैं। तो ये एकल एकल जो मकान है ये परिक्षिप्त बस्ती को निरूपित करते हैं। तो भारत में परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों के रूप में, अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली यानी कुछ झोपड़ियों का अगर समूह बन जाए तो वहां पर भी उस समूह को परिक्षिप्त बस्ती में रखा जाता है। अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर छोटी पहाड़ी ढालियों पर जो खेत वगैरह होते हैं वहां पर लोग अपना मकान बना लेते हैं, तो वो भी परिक्षिप्त बस्ती में आ जाते हैं। अथवा चरागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से परिक्षिप्त बस्तियां यहाँ पे बताई गई हैं कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती हैं। आजकल एक मॉडर्न ट्रेंड भी चल चुका है, आपने देखा होगा पंजाब या हरियाणा में, कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने मकानों को अपने खेत में बनाते हैं। बस्ती का चरम विक्षेपण प्राय भूभाग और निवासियों क्षेत्रों के भूमि संसाधन आधार की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। यानी इस तरह का जो विक्षेपण आप लोग देख रहे हैं कि लोग एकल एकल घर बना रहे हैं, समूह नहीं रह रहे हैं, इसका रीजन क्या है कि लोग जो अपने निवासियों क्षेत्र हैं या भूमि संसाधन आधार हैं उनमें अत्यधिक विखंडन की वजह से अलग अलग घर बना रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था कि लोग अपने खेतों में घर बनाते हैं, तो खेतों में जिस तरह के घर बना रहे हैं वो परिचित बस्तियों को निरूपित कर रहे हैं। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में बस्ती का ये प्रकार पाया जाता है। अब यहाँ पर नगरीय बस्तियों के बारे में बात की गई है। तो देखिए नगरीय बस्तियां जो हैं ये सामान्यतः संहत होती हैं और विशाल आकार की होती हैं। यानी यहाँ पर जो घर बने हुए होते हैं पास पास बने हुए होते हैं और ये आकार में विशाल होती हैं। नगरीय बस्तियां जो हैं गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती हैं, यानी ये अकृषि, आर्थिक और प्रशासकीय प्रकारों में संलग्न होती हैं। वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार यहाँ पे मंडी, शहरों और नगरों की श्रृंखला के माध्यम से यहाँ पे संपन्न होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो नगरीय बस्तियां होती हैं वो अपनी भोजन इत्यादि की जरूरतें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से पूरी करती हैं। तो कई बार यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का जो विनिमय होता है वो डायरेक्ट रूप में होता है, बड़े बड़े मॉल के जरिए, बड़ी बड़ी दुकानों के जरिए होता है।
कई बार क्या होता है कि जो गांव के लोग मंडी वगैरह में अपना सामान बेच जाते हैं, तो वहां से शहर के लोग अपना सामान खरीदते हैं। इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप में भी होता है। इस प्रकार जो नगर हैं वह गांव से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जुड़े हुए होते हैं और वे परस्पर भी जुड़े हुए होते हैं। देखिए 1991 की जो भारतीय जनगणना है, इसमें नगरीय बस्ती को परिभाषित किया गया है। जैसे यहाँ बताया गया है कि सभी स्थान जहाँ पर नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड या फिर अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति हो या फिर कम से कम 5,000 व्यक्ति वहाँ पर निवास करते हों। 75% जो पुरुष श्रमिक हैं ये गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, वह जनसंख्या का घनत्व तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, तो ऐसे स्थान या क्षेत्र को नगरीय बस्ती कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई हैं, या तो क्षेत्र में नगर पालिका हो, निगम हो, छावनी बोर्ड हो या फिर अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति हो, तो ऐसा स्थान नगर कहलाएगा। या फिर कम से कम 5,000 व्यक्ति वहाँ पर निवास करते हों, वहाँ की 75% जो पुरुष आबादी है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो और वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, तो ऐसे क्षेत्र को नगर की संज्ञा दी गई है। अब देखिए यहाँ पर भारत में नगरों के विकास के बारे में बात की गई है। तो भारत में नगरों का जो उदय है ये प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। यहाँ तक कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे आधुनिक नगर अस्तित्व में थे। यहाँ पर विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला प्रकार है यहाँ पे प्राचीन नगर। प्राचीन नगर में वो नगर शामिल हैं जिनका इतिहास करीब 2000 साल पुराना है, यानी जिनकी बसावट करीब 2000 साल पुरानी है। तो भारत में 2000 से अधिक वर्षों की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अधिकांश नगर हैं, इनका विकास धार्मिक या फिर सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। जो भी प्राचीन नगर हैं उन सभी का मोस्टली विकास जो है वो धार्मिक या फिर सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हुआ है, जैसे कि वाराणसी, प्रयागराज, पाटलिपुत्र, आज का पटना, मदुरै जो है ये देश के कुछ प्राचीन नगरों में से एक हैं। इसके बाद है आपके मध्यकालीन नगर। तो वर्तमान के लगभग 100 नगरों का जो इतिहास है ये आपके 11वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के बीच का जुड़ा हुआ है। तो ये जो नगर हैं इन्हें मध्यकाल के नगर कहा जाता है। इनमें से अधिकांश का विकास जो है रजवाड़ों या फिर राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ है। और ये जो है किला नगर हैं, ये किला नगर या फिर छावनी नगर हैं, जिनका निर्माण जो है प्राचीन नगरों के खंडरों पर हुआ था। तो ऐसे नगरों में दिल्ली आ जाती है, हैदराबाद है, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर, ये मध्यकालीन नगर माने जाते हैं। तीसरा है यहाँ पर आधुनिक नगर। देखिए आधुनिक नगर वो नगर हैं जिनका विकास 18वीं सदी के बाद अंग्रेजों या फिर यूरोपीय व्यापारियों के द्वारा किया गया। तो अंग्रेजों या फिर अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। सबसे पहले तटीय स्थानों पर पैर जमाते हुए इन्होंने सूरत, दमन, गोवा और पौंचेरी इत्यादि पर व्यापारिक पत्तन डेवलप किए। अंग्रेजों ने जो है बाद में 3 मुख्य नोडों जिनमें कि बंबई, मद्रास और कोलकाता पे इन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की है। अंग्रेजों ने प्रशासनिक केंद्रों, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया है और उनमें सिविल, प्रशासनिक या फिर सैन्य क्षेत्रों को जोड़ा है। यानी अंग्रेजों का अचीवमेंट ये है कि अंग्रेजों ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में पर्वतीय नगर विकसित किए हैं। साथ ही साथ जो भी इन्होंने नगर विकसित किए हैं उन नगरों में इन्होंने सिविल, प्रशासनिक और सैन्य क्षेत्रों को भी ऐड किया है। 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का जन्म हुआ है, जैसे कि जमशेदपुर। तो जमशेदपुर की स्थापना जो है उद्योग आधारित नगर के रूप में हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों के रूप में डेवलप हुए हैं, जैसे कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी के रूप में, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी के रूप में, गांधीनगर गुजरात की राजधानी के रूप में, दिसपुर असम की राजधानी के रूप में, और कुछ जो है औद्योगिक केंद्रों के रूप में फेमस हुए हैं, जैसे कि दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर, छत्तीसगढ़ का भिलाई, झारखंड का सिंदरी और बिहार का बरौनी, ये औद्योगिक केंद्रों के रूप में डेवलप हुए हैं। कुछ पुराने नगर जो हैं महानगरों के चारों ओर अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हुए हैं, यानी उनके जुड़े हुए नगरों का लाभ उठाते हुए वो भी डेवलप हुए हैं। जैसे कि दिल्ली के चारों ओर के जो भी नगर थे, जैसे कि गाजियाबाद है, नोएडा है, तो इन्हें जो है एनसीआर का लाभ मिला, इन्हें एनसीआर रीजन में आने का लाभ मिला। तो दिल्ली के सारे इन नगरों का विकास भी हुआ। तो दिल्ली के चारों ओर जो है गाजियाबाद है, रोहतक हो या फिर गुड़गांव है, ये अनुषंगी नगर के रूप में डेवलप हुए हैं। भारत में नगरीकरण का सेंस ये है कि भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें से कितने प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है। तो 2011 का जो जनगणना का डेटा है उसमें बताया गया कि भारत में नगरीकरण का जो स्तर है 31.16% था। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में 31.16% लोग जो थे वो नगरों में निवास करते थे, जो कि विकसित देशों की तुलना में काफी ज्यादा कम रेशियो है। 20वीं शताब्दी के दौरान जो नगरीय जनसंख्या थी ये 11 गुना बढ़ी है, किंतु नगरीकरण की जो वृद्धि दर है ये पिछले 2 दशकों में धीमी हुई है।
जैसे यहाँ बताया भी गया है, आप देख पा रहे हैं 1981 से 1991 में, 1981 का डेटा आप देख पा रहे हैं, 1981 में जो 10 की वृद्धि दर थी नगरों की वो काफ़ी ज़्यादा थी। 1991 में थोड़ा कमी आई है, 2001 में थोड़ा सा और कमी आई है, 2011 में आप देख पा रहे हैं ये वृद्धि दर कितनी रही है, 31.08% रही है। जबकि नगरीय आबादी कितनी है यहाँ पर, 31.16% है। यानी हमारी टोटल पॉपुलेशन का 31.16% लोग जो हैं नगरों में निवास करते हैं। जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। भारत की जो 2011 की जनगणना है, इस जनगणना में नगरों को 6 वर्गों में डिवाइड किया गया है। आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर 1 लाख से और 1 लाख से अधिक आबादी वाले, या 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच, 20,000 से लेकर 50,000 के बीच, 10,000 से लेकर 20,000 के बीच, 5,000 से लेकर 10,000 की आबादी के बीच, या फिर 5,000 से कम। तो इस तरह से नगरों का यहाँ वर्गीकरण किया गया है। तो 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को नगर अथवा प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। यानी जिन नगरों की आबादी 1 लाख या उससे अधिक है, उन नगरों को, नगरीय केंद्र को नगर या फिर प्रथम नगर यानी क्लास 1 टाउन उनको कहा जाता है। 10 लाख से लेकर 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है, और 50 लाख से लेकर अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं उनको मेगा सिटी या मेगा नगर कहा जाता है। जब कई महानगर या फिर मेगा नगर आपस में मिल जाते हैं तो ये नगरीय संकुल का निर्माण करते हैं। नगरीय संकुल का मतलब एक बड़ी नगरीय आबादी या बड़ी नगरीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। भारत की करीब 60% नगरीय जनसंख्या प्रथम वर्ग के नगरों में निवास करती है। प्रथम वर्ग का मतलब जिन नगरों की आबादी 1 लाख से ऊपर है, उनमें हमारी नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक निवास करता है। इन 468 नगरों में से 53 नगर जो है नगरीय संकुल महानगर हैं। ये 53 नगर 468 में से, जैसा आप संख्या देख पा रहे हैं, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 468 है, और इन 468 में से 53 जो हैं वो नगर जो हैं वो नगरीय संकुल महानगर हैं। इनमें से जो है 6 मेगा नगर हैं। 6 मेगा नगर का मतलब जिनकी आबादी 50 लाख से ऊपर है। 5वें भाग से अधिक यानी 21% नगरीय जनसंख्या इन मेगा नगरों में निवास करती है। इनमें से 1,84,00,000 लोगों के साथ मुंबई जो है सबसे बड़ा नगरीय संकुल है। इस मुंबई जो है सबसे बड़ा मेगा नगर है। इसके बाद दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद देश के अन्य मेगा नगर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देश में कितने मेगा नगर हैं, 6 मेगा नगर हैं, और कितने महानगरीय संकुल हैं, तो 53 महानगरीय संकुल हैं। अब यहां पर नगरों का जो प्रकारात्मक वर्गीकरण है उसके आधार पर नगरों को डिवाइड किया गया है। देखिए, नगरों की अगर बात करें तो कुछ शहर और नगरों को कुछ निश्चित प्रकारों में विशिष्टता प्राप्त होती है। जैसे कुछ कुछ उनके प्रमुख उद्योग धंधे होते हैं, उसके आधार पर वो पहचाने जाते हैं, और उन्हें कुछ विशिष्ट क्रियाओं, उत्पादनों और सेवाओं के लिए जाना जाता है। हालांकि नगरों के जो कार्य हैं, नगरों के जो प्रकार हैं, स्थिर नहीं होते हैं। उनके गतिशील स्वभाव की वजह से उनके प्रकारों में परिवर्तन आता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि एक नगर में ऐसे कुछ नगरों के उदाहरण हैं। अलीगढ़ का उदाहरण है, तो अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है। तो अलीगढ़ में केवल ताले ही नहीं बनते हैं, तालों के अलावा अन्य काम भी होता है, शैक्षिक नगर भी है, या फिर अन्य प्रकार के उद्योग धंधे भी पनप रहे हैं, लेकिन वहां पर किसी एक चीज की वजह से वहां की विशेषता कायम है, तो इस वजह से उसको ताला नगरी कहा जाता है। तो कई बार क्या होता है कि वहां पर जो उनका मूल काम था वो समय के साथ विलुप्त हो जाता है, और वहां पर नए उद्योग धंधे स्थापित हो जाते हैं। तो इसी वजह से यहां बोला गया है कि नगर जो है अपने प्रकारों में स्थिर नहीं है, उनके गतिशील स्वभाव की वजह से उनके प्रकारों में परिवर्तन हो जाता है। विशेषीकृत नगर भी महानगर बनने पर बहुत प्रकारात्मक बन जाते हैं। मान लीजिए कोई नगर ऐसा है जो कि अपने किसी काम के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, और जब वो बड़ा महानगर बनता है तो वहां पर बहुत सारे प्रकार होने लगते हैं, जिनमें उद्योग, व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन इत्यादि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारतीय नगरों को यहाँ पर मोटे तौर पर कुछ प्रकारों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं प्रशासन, शहर और नगर। प्रशासन, शहर और नगरों में वो शहर या नगर आ जाते हैं जो कि प्रशासनिक राजधानी के रूप में डेवलप हुए हैं। तो चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलांग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई इसके उदाहरण हैं। अगला है यहाँ पर औद्योगिक नगर। तो औद्योगिक नगरों में आपके मुंबई आ जाता है, सलेम है, कोयम्बटूर है, मोदी नगर है, जमशेदपुर है, हुगली है, भिलाई है। परिवहन नगर का अर्थ यह है कि ये जो है पत्तन नगर जो मुख्यतः आयात और निर्यात कार्यों में संलग्न रहते हैं, जैसे कि कांडला है, कोच्चि है, कोझिकोड है, विशाखापट्टनम है, या फिर आंतरिक परिवहन की दूरियां हैं। आंतरिक परिवहन की दूरियों का मतलब क्या है कि यहाँ पर देश के अन्य भागों से माल को उतारा या फिर चढ़ाया जाता है। तो आंतरिक परिवहन की दूरियों में धुलिया आ जाता है, मुगलसराय है, इटारसी है, कटनी, ये सब क्या है, ये परिवहन नगर के रूप में डेवलप हुए हैं। चौथा है यहाँ पर वाणिज्यिक नगर। तो वाणिज्यिक नगरों में कोलकाता है, सहारनपुर है, सतना है, ये कुछ वाणिज्यिक नगरों के उदाहरण हैं। खनन नगर में आपका रानीगंज है, झरिया है, डिगबोई है, अंकलेश्वर है, सिंगरौली इत्यादि आ जाते हैं। गैरसन या फिर छावनी नगर में
देखिए गैरिसन या फिर छावनी नगरों का उदय जो है ये छावनी या फिर गैरिसनों के रूप में हुआ है, यानी यहाँ पर आर्मी एरिया के रूप में हुआ है। जैसे कि अंबाला कैंट, जालंधर है, महू है, बबीना है, उधमपुर है, ये गैरिसन या फिर छावनी नगर बोले जाते हैं। अगला है यहाँ पर धार्मिक या फिर सांस्कृतिक नगर, यानी वो नगर जो कि धार्मिक या फिर सांस्कृतिक उद्देश्य की वजह से फेमस हुए हैं। तो ये वाराणसी है, मथुरा है, अमृतसर है, मदुरै है, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन जो है ये अपने धार्मिक या फिर सांस्कृतिक महत्व के लिए फेमस हैं। शैक्षिक नगरों की बात करें तो मुख्य परिसर नगरों में से कुछ नगर जो है शिक्षा केंद्रों के रूप में उभरकर सामने आए हैं। जैसे कि रुड़की है, वाराणसी की पहचान बीएचयू की वजह से है, अलीगढ़ की पहचान एएमयू की वजह से है, पिलानी है, इलाहाबाद है, ये शैक्षिक नगरों के रूप में जाने जाते हैं। पर्यटन नगर, तो पर्यटन नगरों में नैनीताल, मसूरी, शिमला, पचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उडगम मंडल जिसको ऊटी कहा जाता है, माउंट आबू, ये कुछ पर्यटन गंतव्य स्थान हैं। अब देखिए एक बात मैं आपके माइंड में स्पष्ट करना चाहूंगा। अब जैसे यहाँ पे शैक्षिक नगर की संज्ञा दे दी गई, तो जरूरी नहीं है कोई नगर शैक्षिक नगर ही हो। अधिकांश नगर आज की डेट में आप देख रहे हैं सभी नगर लगभग शैक्षिक नगर हैं। कुछ कुछ नगर क्या होते हैं अपनी विशिष्ट पहचान की वजह से काफी फेमस रहते हैं। जैसे कि बनारस की पहचान जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा बीएचयू यूनिवर्सिटी की वजह से हुई है। ऐसी अलीगढ़ की पहचान जो है वहां पे ताला नगरी के अलावा वहां की जो एएमयू यूनिवर्सिटी है उसकी वजह से भी पहचान है। तो हम जो है कई बार उन पहचानों की वजह से उस नगर को शैक्षिक नगर की संज्ञा भी दे देते हैं। अब यहां पर स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बात की गई है। देखिए स्मार्ट सिटी मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे जून 2015 में स्मार्ट सॉल्यूशंस के अनुप्रयोग के माध्यम से नागरिकों को जीवन की गुणवत्ता और स्वच्छ और संवहनी वातावरण प्रदान करने के लिए 100 शहरों के आवश्यक बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए प्रारंभ किया गया था। ये स्टार्टिंग में इसका उद्देश्य जो था 100 शहरों का जो आवश्यक बुनियादी ढांचा है उसमें परिवर्तन करना था। इसका जो नोडल मंत्रालय है वो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है और इसका कार्यान्वयन जो है शहर स्तर पर एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य यहाँ बताया गया है कि स्मार्ट शहरों की एक विशेषता क्या है, आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए यहाँ पर स्मार्ट समाधान को लागू करना इसकी एक विशेषता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसके अलावा अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो आज जो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।